किसी महापुरुष ने कहा था कि आप जिंदगी में इतना कामयाब हो जाइए कि आज जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं कल वो आपको झुक करके सलाम करें। तो इस मोटिवेशन कोट के साथ आप सभी का गुड नाइट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो 91 से 100 क्वेश्चन तक की बात करने वाले हैं। तो इस नए वर्ष में आप लोगों ने अपनी जो दृढ़ निश्चय किया है उसको पूरा करने में थोड़ा सा सहयोग करते हुए हम इन 10 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज हम लेके आ रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो है एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट की है, जो हर आईएएस बनने वाला स्टूडेंट इस चीज को जरूर देखता है। जैसे ही हमारी आज की क्लास खत्म होगी इसके बाद से जो भी वीडियो आएगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी यहाँ पे क्वेश्चंस। और ये हम 24 मई तक करने वाले हैं। फरवरी या मार्च से हम लोग यूपीएससी के पूरी तरह से जो पीवाईक्यू है वो एक एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इससे आपको पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज से टेंशन खत्म और अपना आप जीएस और स्टैटिक्स दबा के रिवीजन करिए, सीसेट पर ध्यान दीजिए और इस बार 2026 में सफलता के लिए एकदम डट के रहिए। लाल बत्ती आपका अब इंतजार कर रही है, उसको ज्यादा इंतजार मत करने दीजिए और 2026 में ही सब कुछ करके निपट जाइए और सीधे लवासना और लवासना से सीधे ट्रेनिंग में, जहाँ पे अपनी लाल बत्ती में बैठकर अपन कुछ और काम करेंगे। क्योंकि यूपीएससी कोई हमारा जीवन नहीं है बल्कि एक जीवन का हिस्सा है जिसे हम अपने परिवार और अपनी सेहत के साथ बिंदास तरीके से जिएंगे और समाज की कुछ मदद करेंगे। तो चलिए आज हम इस न्यू क्लास में नए वर्ष के साथ आज की हमारी जो क्लास है उसे हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। करों का भुगतान एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। दूसरा है कि मूल कर्तव्यों का पालन न करने पर एक आर्थिक दंड होना चाहिए। इस तरह आर्थिक दंड लगाने पर किसी भी कानून को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। ये कितनी सिफारिशें इन्होंने सरकार के पास की थी और जिसे स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आंसर में कमेंट करके बताइए। मैं ये कमेंट करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि जिस दिन आप इस क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे वो आपको भूलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो वो कभी नहीं भूलेगा। और याद करने की एक सबसे बड़ी चीज होती है लिखना, तो चाहे आप कॉपी में लिखें या कमेंट बॉक्स में लिखें, लिखना जरूर है। तो हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं। आप कोई बकवास नहीं, अब सीधे 100 क्वेश्चन के बाद ही कोई बकवास हो गई। ठीक है, तो इसके आंसर की हम बात करें कि कौन कौन इसकी मतलब सिफारिश थे जो मतलब सरकार ने नहीं स्वीकार की थी। स्वर्ण सिंह समिति जो है 1976 में गठित की गई थी, जो मूल अधिकारों के लिए 8 मूल अधिकारों का सुझाव दिया था। इन्होंने 8 मूल अधिकारों का सुझाव दिया था। ठीक है, मूल अधिकारों को नहीं, सॉरी, मूल कर्तव्यों का। ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में 8 का दिया था, लेकिन 10 संविधान में शामिल किए गए और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और ज्वाइन किया गया। ठीक है ना, 82वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो कुल मिला के कितने हो गए, अभी वर्तमान में कितने हैं, 11। ठीक है, अब मूल कर्तव्य जो है वो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है मूल कर्तव्यों के संदर्भ में। ठीक है, तो अभी ये जो हमारे तीनों हैं कि करों का भुगतान न करने पर मूल अधिकार होना चाहिए, ये भी सही है। दूसरा है आर्थिक दंड होना चाहिए, ये भी सही है। और किसी आर्थिक दंड लगाने पर उसे न्याय में चुनौती नहीं दी सकती, ये भी। इन्होंने तीनों की तीनों सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, लेकिन सरकार ने इनकी सिफारिश को नहीं माना था। ठीक है, तो अभी की बात हम वर्तमान की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी में उसकी फंडामेंटल ड्यूटी के लिए आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ना ही कोई आर्थिक दंड लगेगा और ना ही कोई आपको कर भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वन्यजीव और संरक्षण अधिनियम 1972, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। उपरोक्त में से कितने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निहित जो सिद्धांत है उनको क्रियान्वित करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपको बहुत सोच समझ के देना है। हो सकता है कि आप लोगों ने जीएस पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन ना देखे हो। ठीक है, तो अब इसके हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो जो टीपीएसपी सिद्धांत है वो महिलाओं के लिए जो है प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता वगैरह जो प्रावधान है वो शायद आर्टिकल कितने में है, 42 में है। ठीक है ना, 42 में है। ठीक है, और जो आपके बैंकों का राष्ट्रीयकरण है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और एक इसी के साथ इसी के टाइम में है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण वित्तीय समावेशन, एक थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लेते हैं है ना, सामाजिक, वित्तीय और आपका कौन सा है एक मतलब आधिकारिक दंडनीय वाला। ठीक है ना, दंडनीय वाला।
तो सामाजिक की बात करें तो महिलाओं के प्रति था, ठीक है, पहला नंबर एकदम सही है। दूसरा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्लस एक और किया गया था जीवन बीमा जो है, जीवन बीमा का भी यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1959 में, जहाँ पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। फिर वन्य जीव की बात करते हैं, तो वन्य जीव के संरक्षण के लिए भी ये भी किया गया था, है ना, और दंड न्यायिक प्रक्रिया के तहत भी ये भी। तो इसमें जो है चारों के चारों सही है ना, चारों के चारों इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, अच्छा जो इसमें ये भी 73 वाला है ना, 72 वाला है, इसमें 1980 वाला भी शामिल है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में हाल ही में इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है, ठीक है। करंट अफेयर है, पहला है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सिल्वर नोटिस होती क्या है और इंटरपोल क्या होता है। अभी भारत ने भी अपना एक भारत पोल नाम से पोर्टल बनाया है। वो किसने बनाया है आपको कमेंट करके बताना है कि भारत भारत पोल, ठीक है ना, भारत पोल किसने बनाया, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ा सा उर्दू से मिलती जुलती है, तो मेरी राइटिंग को ध्यान ना दिया जाए, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कि जो इंटरव्यू सिल्वर नोटिस क्या होती है और कितने प्रकार की नोटिस होती है, ये भी हम जानेंगे। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि आपराधिक परिसंपत्तियों का पता लगाने तथा उन्हें बरामद करना। दूसरा है गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाना। तीसरा है अभियोजन के लिए वंचित व्यक्तियों की अवस्थिति और गिरफ्तारी की मांग करना। फिर है अज्ञात समूह की पहचान हेतु जानकारी प्राप्त करना, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जो सिल्वर नोटिस होती है वो आपराधिक परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इंटरपोल क्या है, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय कहा जाए तो पुलिस है, अंतरराष्ट्रीय एक संगठन है जो जो हम सभी देशों को पुलिस में कोई भी अपराध हुआ है कुछ भी हुआ तो उसके लिए मदद करती है, ठीक है ना। तो ये अंतरराष्ट्रीय एक संगठन है इंटरपोल, ठीक। अब ये सिल्वर जो नोटिस जारी करता है वो तो आपराधिक परिसंपत्ति के लिए हो गया, और एक यहाँ पे रेड नोटिस जारी करता है जो वंचित व्यक्तियों की अवस्थिति का पता लगाने के लिए करता है, ठीक है ना। तो अवस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा नोटिस जारी की जाती है, तो रेड नोटिस जारी की जाती है, ठीक, रेड नोटिस जारी की जाती है, रेड नोटिस जारी की जाती है। और अज्ञात समूह को पता लगाने के लिए कौन सी नोटिस जारी की जाती है, तो ये ब्लैक नोटिस जारी की जाती है, ठीक है, कौन सी, ब्लैक नोटिस जारी की जाती है। वहीं जो गुमशुदा व्यक्ति है ना, जिनकी हमें तलाश है, उनके लिए हमें येलो, ठीक है ना, कौन सी, येलो नोटिस, ठीक। तो येलो नोटिस, ठीक है। और ये जो आपराधिक परिसंपत्ति के लिए है उसके लिए कौन सा, सिल्वर। तो ये जो नोटिस है सिल्वर हो गई, येलो हो गई, और आपकी रेड हो गई, ब्लैक हो गई, ठीक है। तो सिल्वर आपके आपराधिक परिसंपत्ति के लिए हो गई, येलो वाली आपके जो गुमशुदा व्यक्ति को पता लगाने के लिए हो गई, रेड वाली जो आपकी हो गई कि किसी व्यक्ति की अवस्थिति मतलब उसकी लोकेशन और गिरफ्तारी की मांग संबंधित हो गई, और ब्लैक वाली जो आपकी हो गई वो अज्ञात समूह की पहचान करने के लिए हो गई। इसका आंसर हमारा है आंसर नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चारों नोटिस याद कर लीजिएगा क्योंकि पहली बार सिल्वर नोटिस जारी की गई है। नेक्स्ट है अपना कि भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, इसको क्या हो जाता है भाई, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसके अंतर्गत प्रदान किए गए नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर प्रोत्साहित करना। दूसरा है वृद्धावस्था, बीमारी, निःशक्तता दशाओं को लोक सहायता और काम पाने का अधिकार प्रदान करना। तीसरा है अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के अन्य दुर्बल दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का प्रोत्साहित करना। कृषि एवं पशुपालन, आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली को संगठित करना। ये कितने गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो गांधीवादी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक, ठीक है। तो इसका आंसर की बात कर लेते हैं, ठीक। तो पहला जो है ग्रामीण कुटीर उद्देश्य ये है आपका शायद आर्टिकल 43 में, मैं जहाँ तक कंफर्म हूँ, हाँ 43 ही है, ठीक है। तो ये हो गया कुटीर उद्योगों के लिए, ये महात्मा गांधी ने बिल्कुल इनका है। फिर बात आ जाती है वृद्ध पेंशन बीमारी, ये एक सामाजिक हो गया, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है, ये सामाजिक है, ठीक। इसके बाद आता है अनुसूचित जाति, बिल्कुल ये गांधीवादी सिद्धांत है। ये कौन सा आर्टिकल में है, तो मेरे ख्याल से ये आर्टिकल में है अनुसूचित जाति वाला, वो 46 में है, अनुसूचित जाति वाला 46 में है, ठीक।
फिर कृषि एवं पशुपालन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करना। तो ये एक अर्थ में जब कृषि एवं पशुपालन दे दिया है तो ये तो उदारवादी में आ जाएगा, ठीक है, उदारवादी में आ जाएगा। लेकिन जो आर्टिकल 48 है उसमें पशुवध वगैरह है ना, और पशुपालन, तो यहाँ पे ये जो है गांधीवादी से भी जोड़कर रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम इसको उदारवादी मानेंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा केवल और केवल 3 आंसर हो जाएगा, केवल और केवल सी आंसर हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है ना, 1 और 3। नेक्स्ट, आर्टिकल 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत केवल विधि के समक्ष समता का प्रावधान है, विधि के समान संरक्षण का नहीं, ठीक। फिर है उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार समानों और असमानों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार किया जाता है, वह अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा। उपरोक्त कथन में से हमें सही कथन का जवाब देना है, ठीक है। तो आप लोग सही कथन का जवाब दीजिए। हम बता देते हैं आंसर की, हम बात कर लेते हैं। तो ये जो 14 है इसमें हमें दोनों दिया गया है इसलिए गलत है। समान विधि के संरक्षण भी दिया गया है और विधि के समक्ष समता भी दी गई है, ठीक है। पहला आंसर गलत हो जाता है। दूसरा दूसरे की आप लोग को ये जरूर गलत करने वाला होगा, क्योंकि हमारे संविधान में क्या बोला गया है कि समान परिस्थिति के लिए आपको समान व्यवहार करना है और असमान परिस्थिति के लिए आपको असमान व्यवहार करना है, ठीक है ना, असमान व्यवहार करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक निर्णय में कहा था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, अगर संविधान बोल देता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था जो समानों और असमानों के बीच जो भिन्न भिन्न व्यवहार किया जाता है वो आर्टिकल 14 को क्या करता है, आपके समता के नियम को, आपकी समता के नियम को क्या करता है, विरुद्ध हो जाता है। तो ये एकदम सही है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, ठीक है। और लेकिन संविधान हो जाता तो गलत हो जाता, इस चीज को नोट रखिएगा। इस हिसाब से हमारा आंसर केवल और केवल बी हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य पद में शामिल है। तो आर्टिकल 12 के तहत जो राज्य पद शामिल है उसमें क्या क्या शामिल है ये बताना है और सही उत्तर हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। पहला है केंद्र और राज्यों के बीच विधि अंग। दूसरा है केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी अंग। और तीसरा है स्थानीय प्राधिकरण, ठीक है। तो जैसे कि भारत का जो 12वां आर्टिकल कहता है उसमें हमारे केंद्र और विधिक जो है ये भी शामिल है, और जो हमारा कार्यकारी अंग है ये भी शामिल है केंद्र और आपके राज्य के बीच में, ठीक है। और हमारा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है। इस हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाता है केवल और केवल डी ऑप्शन हो जाता है। आप लोग देख रहे होंगे कि एक छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी गलत हो जा रहे होंगे, जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस होगा कि ये हमारा सही ही होगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये शायद आप लोग को ना दिख रहा हो, ठीक, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब पढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा जारी की रिट के संदर्भ में निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। निज भी कर ये यहाँ से शुरू होता है परिच्छेद अपना, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन था। यह न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकारी को जारी किया गया आदेश है जो उसी विधि द्वारा सौंपे गए सार्वजनिक दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश देता है। यह तब जारी किया जा सकता है जब कोई प्राधिकरण जिसे शक्ति प्रदान की गई हो वो उसका अनुचित रूप से प्रयोग करने से इनकार कर दे अनुचित रूप से उसका प्रयोग करने से इनकार कर दे और इसे किसी भी प्रकार के प्राधिकरण को किसी भी प्रकार के कार्य प्रशासनिक हो चाहे विधिक हो चाहे अर्धन्यायिक हो या न्यायिक कार्य के संदर्भ में जारी किया जा सकता है। इसका प्रयोग सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक दायित्वों को पालन में परिवर्तनीय बनाने के लिए किया जाता है। तो उपरोक्त में से ऐसी कौन सी रिट है? मुझे लगता है आपको पढ़ के ही आंसर पता हो गया होगा, फिर भी मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो जब सुप्रीम कोर्ट किसी जो जो आपकी जो न्याय प्राधिकरण होता है किसी प्राधिकरण को या किसी अपने निम्नतम संस्थान को आदेश देता है कि कार्य करने के लिए, जैसे वो नहीं कर रहा है तो उसको जब आदेश दे देता है ना, तो आदेश दिया गया, इसमें बोला गया ना कि सार्वजनिक दायित्वों को पालन करने के लिए मतलब परिवर्तनीय बनाने के लिए उसको जब आदेश देता है तो वहाँ वहाँ कौन सी रिट हो जाएगी, वो अपनी परमादेश रिट के पावर से देता है, ठीक है। वहीं अधिकार परीक्षा की बात करें तो अधिकार परीक्षा रिट जारी तब होती है जब किसी पद से संबंधित विवाद होता है। फिर उत्प्रेषण क्या होता है?
उत्प्रेषण ऐसे वादों पर जो अधीनस्थ न्यायालय होती है, जो ऐसे वाद जो निर्णय किसी में कर दिए गए हैं और अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर निर्णय दिया है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये निर्णय गलत है, तो वो उस निर्णय को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। उत्प्रेषण का कहता है निर्णय के बाद, ठीक है। प्रतिषेध भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन प्रतिषेध में अंतर ये है कि जब निर्णय मतलब चल रहा होता है, उसमें निर्णय फाइनल निर्णय नहीं हुआ होता है, तो बीच की कार्यवाही में ही जब रोक लगा देता है सुप्रीम कोर्ट, तो वो हो जाता है प्रतिषेध, ठीक है। तो बीच की कार्यवाही में रोक लगाएगा वो प्रतिषेध, और जो निर्णय के बाद रोक लगाएगा उस निर्णय को, वो कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेषण, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब परमादेश क्या हो गया कि हम तुम्हें आदेश देते हैं, ये जो तुम काम किए हो इसको ये करना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार करना है, ये जो भी गलत किया है जो भी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार के, इसमें बहुत लोगों के गलत होने वाला है, ठीक है, बहुत लोगों के क्वेश्चंस गलत होने वाले हैं। तो पहला है, राज्य मानव अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, केवल भारतीय संविधान केवल भारतीय संविधान की यह केवल भारतीय संविधान की राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के संदर्भ में मानव अधिकार संबंधित उल्लेखों की जांच कर सकता है। नेक्स्ट है, आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ठीक है। उपरोक्त में से हमें सही कथन बताना है, ठीक। तो इसमें दो बड़े बड़े शब्द दिख रहे हैं जिनको ऐसे हाईलाइट कर लेना चाहिए जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, सॉरी, ठीक है। तो अब इसके आंसर की बात करें हम, है ना। तो केवल बोला है इसमें, केवल कि राज्य सूची नहीं, इसमें भैया समवर्ती सूची के बारे में भी राज्यों को कानून बनने की मतलब राज्यों को कानून बनाने या उसकी जांच करने से, तो मानव अधिकार जो होगा वो राज्य सूची प्लस समवर्ती सूची दोनों के में उल्लंघन के मामले में क्या कर सकता है, जांच कर देता है, जो इन दोनों सूचियों में शामिल होंगे विषय, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आयोग के प्रतिवेदन की, ये अपना प्रतिवेदन किसे देता है ना। तो ये अपना जो प्रतिवेदन होता है वो राज्यपाल को बिल्कुल नहीं देता, ठीक है। तो राज्यपाल को ये प्रतिवेदन नहीं देता है, बल्कि किसे देता है, ये किसे देता है अपना प्रतिवेदन, राज्य सरकार को, ठीक है। तो ये अपने राज्य सरकार को क्या देता है, प्रतिवेदन देता है, ठीक है। और इसे यह पावर भी दी गई है कि यदि राज्य सरकार इसे कोई चीज ये सिफारिश कर रहा है और उसे नहीं मानता है, तो राज्य सरकार को एक तार्किक निर्णय बताना होगा कि भैया हम आपकी सिफारिश इसलिए नहीं मान रहे हैं, ठीक है। इसलिए मानव अधिकार का जो है पावर जो है इससे थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो है राज्य सूची प्लस समवर्ती सूची दोनों में जारी कर सकता है। तो आपका ये आंसर पहला भी गलत हो गया और दूसरा जो विकल्प है ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे राज्यपाल को प्रस्तुत नहीं करता है, ये हमारे राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है, ठीक है ना, राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस हिसाब से अपना आंसर नंबर डी सही हो गया। फिर नेक्स्ट है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, लोकतंत्र के संदर्भ में, ठीक है, किसके संदर्भ में, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन है कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। दूसरा कथन है कि लोकतंत्र में सरकार विधि या विनियमन द्वारा सीमित नहीं होती है। लोकतंत्र में सरकार विधि और विनियमों द्वारा क्या होती है, सीमित नहीं होती है। उपरोक्त कथन में से हमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो आपको ऑप्शन दिखा देते हैं कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये रहे आपके ऑप्शन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, लोकतंत्र में जो है वो राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित नहीं होता। फिर दूसरा है कि लोकतंत्र विधि के विनियमों में सीमित नहीं होता है, विधि और विनियमों के तहत सीमित नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा भैया पहला नंबर तो बिल्कुल सही है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन ये सीमित नहीं होता, नहीं सीमित तो होता है, यहाँ पे जो नहीं है इसको गलत कर दिया गया है। विधि और विनियमों के आधार पर सीमित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल सी आंसर। कौन सा हो जाएगा आंसर, केवल और केवल सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब आता है ये क्वेश्चन आपका भाग 3 से, जो कि एक इम्पोर्टेंट है। पहला है, तो भारत संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक के हैं, ठीक है, उसके बारे में बोला गया है कि ये धार्मिक विश्वासों, धार्मिक प्रथाओं एवं अनुष्ठानों को शामिल करते हैं। फिर है कि राज्य द्वारा प्रशासित किसी भी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। मतलब राज्य सरकार द्वारा प्रशासित, राज्य सरकार जो जिसको चला रही हो, वहाँ जो है धार्मिक
शिक्षा प्रदान की जा सकती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में अभी बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके एकदम बताना है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक हमारे इस टेस्ट को रोज देख रहे हैं, वो भला ही एक आदमी ही देख रहा हो, लेकिन देख रहा है, वो थोड़ा कमेंट करके बताए कि आपको इस टेस्ट सीरीज में और क्या नीड है, आपको इसमें क्या सुधार किया जा सकता है और क्या आपकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। क्या जो इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, उसे छोटा कर दिया जाए जिससे वीडियो की लेंथ कम हो जाए, या थोड़ा जो हमारा एक्सप्लेनेशन है इसे और बेहतर किया जाए। तो जो भी आपका सुझाव हो, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके सुझाव का हमें बहुत इंतज़ार रहता है, ठीक है? क्योंकि आपका ये सुझाव ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, जो कि हर दिन हम इस वीडियो को बना पाते हैं, अपलोड कर पाते हैं, ठीक है? तब इसकी थोड़ा-सा आंसर की बात कर देते हैं कि छोड़ देते हैं? इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ देते हैं। इसका जो आंसर है, हम कल की वीडियो पर दे देंगे, ठीक है? कल की वीडियो पर इसका आंसर रहेगा, ठीक है? इसका आंसर हम कल की वीडियो पर रहेगा। आप लोग इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? अभी तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएँ, अपना सुझाव दें, और चैनल को शेयर भी और दिया करें किसी को, अगर आपको अच्छा लगता है तो किसी की मदद हो जाएगी, ठीक है? तो अभी तक आप सबको देखने के लिए अगेन बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको कल क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।